एक जर्मन बोटेनिस्ट थे जिनका नाम था माथियास स्केल्डिन। सन 1838 में उन्होंने बहुत सारे प्लांट्स के ऊपर रिसर्च किया और उस रिसर्च से ये कंक्लूज़न पे पहुँचे कि जितने भी प्लांट्स हैं उस सब के अंदर सेल होता है और वो सेल के प्रॉपर कोऑर्डिनेशन और ग्रुप को टिश्यू कहते हैं। उसके पूरे एक साल बाद यानी कि 1839 में स्कॉन, जो कि एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करी, बहुत सारी रिसर्च करी और एनिमल की स्टडी के बाद वो इस कंक्लूज़न पे पहुँचे कि जो भी एनिमल सेल हैं उसके बाहर यानी आउटर लेयर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। और प्लांट की स्टडी के बाद उन्होंने कहा कि प्लांट के पास सेल वॉल होता है जो कि एनिमल में मिसिंग होता है। और इसके बाद उन्होंने फाइनली एक स्टेटमेंट दिया कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। स्केल्डिन और स्कॉन ने हमें ये तो बता दिया था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल से बने हैं, लेकिन इसमें एक कमी थी। वो कमी ये थी कि उन्होंने ये नहीं बताया था कि ये सेल ओरिजिनेट कहाँ से हो रहे हैं और ये हमारे बॉडी में या फिर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें आ कहाँ से रहे हैं। तो इस बात का जवाब दिया एडोल्फ विरचॉन ने 1855 ने। उन्होंने कहा कि ओमनी सेलुला ई सेलुला, यानी कि ऑल सेल्स आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो एडोल्फ विरचॉ, स्केल्डिन और स्कॉन की मदद से सेल थ्योरी को एक फाइनल शेप मिल गया और इसके जो दो स्टेटमेंट बने वो ये कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, और दूसरा ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। अब हम सेल को थोड़ा और अच्छे से जानेंगे कि सेल का शेप कैसा होता है, सेल दिखता कैसा है, सेल के अंदर क्या क्या होता है और सेल कैसे काम करता है। तो आपको हम बता दें कि एक सिंगल सेल ऑस्ट्रिच के एग जैसा बड़ा भी हो सकता है और हमारे नर्व सेल जैसा लंबा भी हो सकता है, माइकोप्लाज्मा जैसा छोटा भी हो सकता है, डिस्क शेप का भी हो सकता है, पॉलीगोनल भी हो सकता है, क्यूबॉइडल भी हो सकता है और थ्रेड जैसा भी हो सकता है। तो हर सेल का अलग अलग शेप होता है, अलग अलग फंक्शन होता है। तो आइए अब हम जानते हैं कि सेल के अंदर होता क्या है। तो सबसे पहले सेल एक सेमी फ्लूइड मटेरियल से फिल्ड होता है जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। सेल में जितनी भी सेलुलर एक्टिविटीज़ होती है वो यहीं होती है, इसीलिए इसे अरीना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज़ भी कहते हैं। और साइटोप्लाज्म में केमिकल रिएक्शन होते रहना बहुत ज़रूरी है ताकि सेल जो है वो जीवित रहे। और जो यूकैरियोट्स होते हैं उनके सेल के साइटोप्लाज्म में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं, यानी वह ऑर्गेनेल्स जिसके पास अपने मेम्ब्रेन होते हैं। और यूकैरियोट्स में जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं वो हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स। हालांकि प्रोकैरियोट में ऐसे कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं सेंट्रियोल की। सेंट्रियोल भी मेम्ब्रेन बाउंड होता है और ये सेल डिवीज़न के समय स्पिंडल फाइबर बनाने में मदद करता है। अब हम बात करते हैं सेल का ब्रेन कहे जाने वाले न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस एक डेंस मेम्ब्रेन बाउंड सेल का स्ट्रक्चर है और ये यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड हो सकता है और प्रोकैरियोट्स में इसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम के अंदर जीन होता है और जीन के अंदर डीएनए होता है, जो कि एक हेरिडेटरी मटेरियल है जो वन जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है। और चौथा स्ट्रक्चर जिसके बारे में हम जानेंगे वो है राइबोसोम। हालांकि राइबोसोम यूकैरियोट्स में भी होता है और प्रोकैरियोट्स में भी होता है। यूकैरियोट्स में ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है और न्यूक्लियस में होता है। वहीं प्लांट सेल जो कि एक यूकैरियोटिक सेल है उसके क्लोरोप्लास्ट में होता है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि सेल छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, लंबा भी हो सकता है और चौड़ा भी हो सकता है। तो सबसे जो छोटा सेल होता है वो होता है माइकोप्लाज्मा, जिसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल कहते हैं।
और सबसे बड़ा सेल होता है वो होता है ऑस्ट्रिच का एग, जिसे हम लार्जेस्ट सिंगल सेल कहते हैं। अब हम जानेंगे प्रोकैरियोट्स के बारे में कि प्रोकैरियोटिक सेल कैसा होता है, फंक्शन कैसे करता है और कौन कौन से हैं वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। सो प्रोकैरियोट्स इंक्लूड बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जिसे हम शॉर्ट में PBLO कहते हैं। प्रोकैरियोट्स की खासियत ये है कि ये बहुत ही छोटे होते हैं और बहुत जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई होते हैं। एक बैक्टीरियल सेल का शेप 4 तरह का होता है। रॉड शेप, जिसे हम बैसिलस कहते हैं, स्फेरिकल, जिसे हम कोकाई कहते हैं, कॉमा शेप, जिसे हम विब्रियो कहते हैं, और स्पाइरल शेप, जिसे हम स्पाइरुलम कहते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में भी साइटोप्लाज्म होता है और साइटोप्लाज्म जिस मेम्ब्रेन से बाहर से कवर होता है उसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक वॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसे सेल वॉल कहते हैं। लेकिन प्रोकैरियोट्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है और इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो भी नेकेड होता है। इनके पास जीनोमिक DNA होता है जो कि सिंगल क्रोमोसोमल सर्कुलर DNA है, और वहीं इसके बाहर एक छोटा सा DNA होता है जिसे हम प्लाज्मिड कहते हैं, और ये एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है। प्रोकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में राइबोसोम और इनकल्सन बॉडीज़ भी होते हैं, जिनके बारे में हम आगे जानेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल का जो मेम्ब्रेन होता है वो स्पेशलाइज्ड और डिफ्रेंशिएटेड होके एक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जिसे हम मीजोसोम कहते हैं। तो वन बाय वन हम प्रोकैरियोटिक सेल के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम सेल एनवलप एंड मॉडिफिकेशन। तो प्रोकैरियोटिक सेल का सेल एनवलप का जो सबसे पहला मेम्ब्रेन है वो है ग्लाइकोकैलिक्स, उसके बाद आता है सेल वॉल, और उसके बाद आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये तीनों एक प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह काम करते हैं और इनके अलग अलग डिस्टिंक्ट फंक्शन भी हैं। और इन्हीं की बेसिस पे जो बैक्टीरिया है वो 2 ग्रुप में क्लासीफाई हुआ है, एक ग्राम पॉजिटिव और एक ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव उन बैक्टीरिया को कहते हैं जो ग्राम स्टेनिंग के बाद पर्पल कलर होल्ड कर लेते हैं, और जो बैक्टीरिया ग्राम स्टेनिंग के बाद पिंक हो जाते हैं वो होते हैं ग्राम नेगेटिव। ग्लाइकोकैलिक्स लूज शीथ भी हो सकता है जिसे हम स्लाइम लेयर कहते हैं, और थिक और टफ भी हो सकता है जिसे हम कैप्सूल कहते हैं। और हम वापस आते हैं सेल वॉल में। तो सेल वॉल सेल का शेप डिटरमाइन करता है और उसे बर्स्टिंग और कोलैप्सिंग से बचाता है। और जो इसका थर्ड लेयर है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि सेमी परमेएबल होता है और ये मैनेज करता है कि सेल के अंदर क्या आ रहा है और सेल के अंदर क्या जा रहा है। अब बात करते हैं मीजोसोम की। तो मीजोसोम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही एक एक्सटेंशन है, और इसके जो खुद के कुछ एक्सटेंशंस हैं वो हैं वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स एंड लेमेला। तो मीजोसोम का फंक्शन क्या है? तो मीजोसोम का फंक्शन है सेल वॉल फॉर्मेशन करना, DNA का रेप्लिकेशन करना, डॉटर सेल का डिस्ट्रीब्यूशन, और कुछ ऐसे सिक्रेशन जो कि सरफेस एरिया बढ़ाते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है, तो उसका काम भी मीजोसोम ही करते हैं। हालांकि साइनोबैक्टीरिया में दूसरे मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन होते हैं जिन्हें हम क्रोमेटोफोर भी कहते हैं। बैक्टीरियल सेल मोटाइल भी हो सकते हैं और नॉन मोटाइल भी। मोटाइल का मतलब जो मूवमेंट कर सकते हैं, और नॉन मोटाइल का मतलब जो मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। अगर सेल मोटाइल है तो उसके पास फ्लैजेला होगा जो कि सेल वॉल से अराइज होता है, और ये थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन होता है। फ्लैजेला के 3 पार्ट होते हैं, फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी। फिलामेंट सबसे लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है जो सेल के सरफेस से आउटसाइड तक होता है। बैक्टीरियल सेल में 2 नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर भी होते हैं, पहला पीलाई और दूसरा फिमरियाई। पीलाई इलोंगेटेड ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है जो कि प्रोटीन से बना है,
वहीं फिम्ब्रियाई ब्रिसल लाइक फाइबर होता है और यही एक बैक्टीरिया को रॉक से अटैच करने में भी हेल्प करता है और किसी भी होस्ट टिश्यू में रहने में भी हेल्प करता है। राइबोसोम्स एंड इनकल्सन बॉडीज़। राइबोसोम्स, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था, राइबोसोम प्रोकैरियोट्स में भी होता है और यूकैरियोट्स में भी होता है। लेकिन जो राइबोसोम प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है वो 70S होता है, जो कि 2 सब यूनिट से मिला के बनता है और उसमें जो बड़ा सब यूनिट होता है वो होता है 50S का और छोटा वाला 30S का। यहाँ S जो है वो सब यूनिट के लिए नहीं यूज़ हो रहा है, ये एक सेडवर्क कांस्टेंट है, सेडिमेंट्री कोएफिशिएंट। अगर एक साथ बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच्ड हो तो उसे पॉलीराइबोसोम्स या पॉलीसोम्स भी कहते हैं और जो प्रोटीन सिंथेसिस का मेन काम होता है वो यही करते हैं। ये mRNA को प्रोटीन में कन्वर्ट करते हैं। इनकल्सन बॉडी, ये एक साइटोप्लाज्म में फ्रीली लाई करने वाले रिजर्व मटेरियल होते हैं जिनके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है। एग्जाम्पल फॉस्फेट ग्रेन्युल्स, ग्लाइकोजन ग्रेन्युल्स, साइनोफेसियन ग्रेन्युल्स।